नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द इंडिया न्यूज में और वीबी न्यूज में। चुनावी माहौल है, चुनावी मंच तैयार हो चुका है और हम आए हैं इस समय एक बहुत ही अजीम शख्सियत के साथ बातचीत करने, उनसे जानने कि इस बार का जो चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन है, वो किस तरह से खास है और जो बातें उठ रही हैं, जिसको पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है और जो देश की समस्याएं हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उन सब पे जानेंगे हम उनकी राय। ये वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनको सब लोग जानते हैं, क्योंकि चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, या लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरशद खान साहब की, जो कि समाजवादी पार्टी के सचिव भी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। अभी आपको सीधा रूबरू कराएंगे उनसे, बात करेंगे, जानेंगे कि क्या होने वाला है इस वाले इलेक्शन में खास, और क्या है उनकी पार्टी की रणनीति, और क्या इस बार राजनीति कुछ करवट लेगी। खान साहब आदावर से। जी आदाब, शुक्रिया जी। खान साहब, इस बार ये जानना था कि जो इलेक्शन हो रहा है, क्या इस बार सच में मुद्दों पे हो रहा है या फिर से यही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज्यादा जोर पकड़े है? नहीं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे की अति हो चुकी है। जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट भी देते थे, वो लोग भी अब बेरोजगारी के नाम पर परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। नफरत बढ़ना उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सारा मजहब, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन हो, इस्लाम हो, सारे मजहब भाईचारा सिखाते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं। नफरत कोई धर्म नहीं सिखाता, और जो नफरत का काम करे वो धार्मिक नहीं हो सकता। तो अब पब्लिक की समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जिस तरह से निचले स्तर पर मर्यादा विहीन राजनीति की जा रही है, भाषण किए जा रहे हैं, एकदम निचले स्तर पर राजनीति को पहुंचा दिया गया है। एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को बांट देगी। मेरे ख्याल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी शायद 6 भाई बहन हैं या कुछ इससे ज़्यादा ही हैं जी। तो उनसे ज़्यादा पैदा करने वाले कहाँ पाए जाते हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। घुसपैठिया किसको कह रहे हैं? किसी एक जाति को, धर्म को, समुदाय को। कोई धर्म, कोई जात, कोई समुदाय घुसपैठिया नहीं हो सकता। कोई घुसपैठ कर जाए बात अलग है, लेकिन किसी एक वर्ग को, किसी एक धर्म विशेष के मानने वालों को घुसपैठिया कहना, ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। ऐसे बयान पर भारत निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको चुनाव से कुछ दिनों के लिए आउट कर देना चाहिए, ताकि वो भाषण ना दे सकें। खान साहब, जो इस समय आरोप लग रहा है मौजूदा सरकार पे कि वो संस्थाओं का गलत उपयोग कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? संस्थाओं को तो तहस नहस कर दिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक हमारा है, कॉलेजियम सिस्टम के नाते वो पहले से ही हाईजैक्ड है। 90% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, जजों के रिश्तेदार और नेताओं के वकील और रिश्तेदार होते हैं। तो पॉलिसी मैटर पे खुद ही अधिकतर जजों के फैसले सही नहीं आते। जो लोग उनको नॉमिनेट करते हैं या जिनके सहारे से, जिनके सोर्स से वो नॉमिनेट होते हैं, उनके इशारों पर उनके फैसले होते हैं। तो पहले से हाईजैक्ड है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार ने और बुरी तरह से हाईजैक कर लिया है पूरे सारे सिस्टम को। भारत निर्वाचन आयोग के कमिश्नर की नियुक्ति के लिए पहले से था कानून कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोग मिलकर फैसला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होगा। आदरणीय चंद्रचूड़ जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो थोड़ा सा सही काम कर रहे हैं, ऐसा देश की जनता को लगता है। लेकिन मोदी जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने पार्लियामेंट में लाके कानून बना दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, निर्वाचन और वो लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री करेगा। बताइए, सब रोल खत्म हो गया, जिसको चाहे बना दें। उसी तरह से हर जगह है। तो सारी संस्थाएं डैमेज कर दी गई हैं और ईवीएम पे देश की जनता सवाल उठा रही है। अभी ईवीएम तोड़ने का मसला भी सामने आया मणिपुर से, क्या लगता है ये और भी कहीं हो सकता है? अब हो सकता है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हुआ है ये तो पूरे देश की जनता जान गई है। ईवीएम के खिलाफ पूरी जनता में शंका है
ये डेमोक्रेसी के सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ईवीएम मशीन जहां बनती है उस फैक्ट्री में 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नॉमिनेटेड बाय भारत सरकार राजनाथ सिंह। तो जहां 4 डायरेक्टर भारत सरकार उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, तो वहां पर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, बेईमानी पूरी हो सकती है और देश की जनता में शंका पाई जाती है। इसलिए डेमोक्रेसी की सेहत के लिए अच्छा यह है कि शंका विहीन वो वोट पड़े, ताकि पब्लिक को शंका न रहे, और मतपत्र से ही चुनाव होना चाहिए। अमेरिका में और दुनिया के तमाम विकसित देशों में मतपत्र से चुनाव होते हैं, यहाँ भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, ताकि पब्लिक में जो वोट दे उसे वोट दिखाई दे, शंका न रहे। अच्छा, इस बार कुछ मतदाताओं का प्रतिशत भी घटा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जब हर जगह नहीं घटा है, कहीं कहीं घटा है, वो अलग अलग क्षेत्रों की बात है, ऐसा पूरे देश में नहीं है। 58%, 56%, 60%, 54% ऐसे वोटिंग हुई है, और पहले भी लगभग इसी तरह वोटिंग होती रही है। इसके लिए भी कानून बनना चाहिए आगे चलकर कि 100% वोट दे, जो वोट ना दे उसके लिए कुछ एक्शन सरकार ले, कुछ दंड करे, ताकि पब्लिक निकल कर वोट दे, चाहे जिसको दे, लेकिन वोट देना कंपलसरी किया जाए सभी के लिए जो मतदाता हों, और कोई मतदाता छूटने न पाए, इसकी व्यवस्था करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हर साल एक वोटर लिस्टों में नाम बढ़ाए जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन बम्पर वोट मौजूद लोगों के कट जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए एक नियम बनाने की ज़रूरत है, ताकि बीएलओ या जो भी अधिकारी हों वो दंडित किए जाएं, ताकि किसी भी मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम ना छूटने पाए। और ऐसा कानून बनना चाहिए कि हर मतदाता वोट देना उसके लिए कंपलसरी कर दिया जाए। वहीं विपक्ष भी और कई आवाजें उठी हैं कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुन के आते हैं तो फिर चुनाव ही नहीं होंगे। हाँ, अभी तो किरोड़ी लाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं अभी वर्तमान में, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही बयान दे रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो ये शंका तो पाई जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और पूरे देश में शंका पाई जा रही है। इसलिए हम देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, दलितों पिछड़ों के आरक्षण की रक्षा के लिए, अमनो अमान इंसाफ के लिए इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के दलों को वोट देकर एनडीए भाजपा को हराएं, इंडिया गठबंधन को जिताएं। जो पक्षधर हैं, जो पार्टी है, वो तो इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन के नाम से भी नहीं बुलाती है, उसको इंडी बुलाती है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं कि सही नाम किसी के लिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी वालों को नाम बिगाड़ने की आदत है, तो कुछ भी कह सकते हैं, शायद कम पढ़े लिखे हों, और इंडिया अलायंस में ए है आखिर में, अब वो कम पढ़े लिखे होने का परिचय दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, जनता जानती है कि इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए। अच्छा, जो गठबंधन हुआ है उसमें शुरुआत में बड़ी समस्याएं आई, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए, और कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। लेकिन अब इलेक्शन करीब आ गया है तो फिर से एक बार सब लोग जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सीटों को लेकर थोड़ा मतभेद या कुछ ऐसा चल रहा है। नहीं, सीटें सब क्लियर हो चुकी हैं, जिसको जो सीट मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत और बड़ा दल है, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं, और कहीं कोई मतभेद नहीं है। पूरे देश में जो इंडिया अलायंस की 28 पार्टियां, सब में सीटों का वितरण हो चुका है, और सारे लोग मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे ईमानदारी से। और जहां तक गठबंधन के पहले जो होता है, वो तो इसमें जितने लोग भी देश में हैं जिनकी शादियां हुई होंगी, एक ही जगह तय नहीं होगी, शादियां देखी जाती हैं, तय होती हैं, आखिर में होती हैं। तो गठबंधन भी उसी तरह से किससे होना चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए, सीट कितनी मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें कोई मनभेद और मतभेद नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में इंडिया गठबंधन के 28 दल हैं, सब में सीटों का बंटवारा ईमानदारी से हो चुका है, और सब लोग मिलजुल कर ईमानदारी से एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं।
तो जो दावा किया जा रहा है अब की बार 400 पार, क्या लगता है पार हो पाएगा? नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की नैया डूबने वाली है, पार होने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस भारत में जीतेगा और एक न्याय देने वाली, बराबरी देने वाली, भाईचारे की बुनियाद पर काम करने वाली सरकार इंशाल्लाह देश में बनेगी। जो विपक्षी नेताओं के साथ में जो सरकारी संस्थाओं का उपयोग या दुरुपयोग जो भी कह लें आप, उनको किया जा रहा है और बहुत सारे नेता, जैसे दिल्ली में ही आपने देखा होगा, बहुत सारे नेता भी जेल गए, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, और बहुत सारे नेताओं को के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहती है, चाहे हेमंत सोरेन रहे हो। क्या लगता है आपको, इससे क्या छवि जाती है पूरे वैश्विक पटल पे? देश में ऐसा कभी नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया हो, जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में पूछा मुझे क्यों अरेस्ट किया, तो उनका एक किसी ने बयान दिया था। तो एक झूठे बयान, मनगढ़ंत बयान पे एक सीएम को आप अरेस्ट कर लेंगे बिना किसी सबूत के? तो केजरीवाल ने कहा मैं तो कह रहा हूँ 100 करोड़ रुपया हमने अमित शाह मोदी को दिया, तो उनको भी अरेस्ट कर लो। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन चूंकि आदिवासी का बेटा है और बीजेपी के दबाव में आकर उनके साथ नहीं गया, इससे बगैर किसी सबूत के उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। बहुत सारे नेता जेल में मार दिए गए, किसी को जहर दे के मारा गया है, किसी को पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है। और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बिना किसी अदालती आदेश के बुलडोजर लगा के चाहे जिसका सरकारें चाहेंगी घर गिरा देंगी। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है, ये निंदनीय है और संविधान की आत्मा के खिलाफ है, लेकिन ये हो रहा है। खान साहब, इसमें परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? वोट है, वोट जनता देगी और बदलाव आएगा। हमने तो देखा कि सन 1977 में जब 90% क्या 99% घरों में फोन भी नहीं हुआ करते थे, तब मोबाइल तो पैदा नहीं हुआ था। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने तानाशाही किया, तो पूरी जनता ने उलट दिया और जनता पार्टी बनी थी, उसको सरकार बन गई थी। 89 में भी इनकलाब आया। अब तो घर घर मोबाइल है, सोशल मीडिया है, पब्लिक जागरूक है, हर चीज़ें पहुंच रही जनता तक। और जो ईमानदारी का तमगा लिए मोदी जी घूम रहे थे, बीवी बच्चे नहीं हैं तो शायद ईमानदारी करेंगे, ऐसा उन्होंने एक मैसेज शुरू में दिया था कि मैं किसके लिए कमाऊंगा। और लगता है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो वही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कई हजार करोड़ रुपए ले लिया, रिश्वत के एक जायज़ तरीका उन्होंने बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड कि पैसा दो, काम कराओ, डराओ और पैसा लो, चंदा उगाओ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक संवैधानिक तरीका उन्होंने गढ़ा रिश्वत लेने का। और अभी पीएम केयर फंड का और हिसाब नहीं मिला है जनता का। उन्होंने बना दिया कि इसका कोई हिसाब नहीं ले सकता, किससे हमने पैसा लिया, कहाँ खर्चा किया। एक प्रधानमंत्री देश का है और हजारों रुपया, हजारों करोड़ रुपया लूट लिया और बताने के लिए तैयार नहीं है। जनता जान रही है और सरकार बदलेगी तो एक बहुत बड़ा घोटाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला पीएम केयर फंड का सामने आएगा और मोदी जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जनता जान गई है। और जो लोग जात धर्म के नाम पर वोट देते थे, नफरत के नाम पर वोट देते थे, उनकी आंखों से भी पट्टी हटने लगी, वो भी सच्चाई जानने लगे हैं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार निहायत ही हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार है, तानाशाही सरकार है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। देश के लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी इनसे निजात मिल जाए और भारतीय जनता को, भारत की जनता को मौका मिला है इन्हें हटाने का, हमें पूरा विश्वास है। और हम देख रहे हैं कि जनता मोदी जी को हटाने के लिए, इंडिया गठबंधन को वोट देने, जिताने के लिए वोट दे रही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया खान साहब। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में अरशद खान साहब, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। उन्होंने अपने हर एक सवाल, हर एक मुद्दे पे बेबाकी से अपनी राय रखी, वो हमेशा से रखते हैं। तो क्या लगता है आप सभी लोगों को कि क्या इस बार इंडिया गठबंधन वो कर पाएगा जिसका दावा पूरा विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष का कहना है यही देश की मांग भी है?